अब हम लोग नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्या है? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये कैसे होगा? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट में क्या आता है? इन्वेंट्रीज में आ गया रॉ मटेरियल, WIP आ गया, वो फिनिश गुड आ गया। तो इन्वेंट्री में हम लोग का 3 तरह का आ गया, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड। उसके बाद रिसीवेबल में हम लोग का है ट्रेड डेटर हैं उस और बिल्स हैं, ट्रेड डेटर एंड बिल्स हो गया। फिर जो भी कैश हम लोग का मिनिमम कैश जो भी रखना होगा वो मिनिमम कैश हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है जितना भी करेंट एसेट है उसका टोटल कर देंगे तो हम लोग का ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाता है। तो ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया। फिर माइनस हम लोग को करना है ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, वेजेस पेबल, मतलब जितना भी करेंट लायबिलिटी है वो हम लोग को माइनस करना है। तो टोटल करेंट एसेट माइनस टोटल करेंट लायबिलिटी, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है? ये हम लोग का आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। और उसमें अगर कुछ भी होगा सेफ्टी मार्जिन, अगर सम्स में बोलेगा कि सेफ्टी मार्जिन हम लोग को रखना है कि 10% या कुछ भी 15% जितना भी सेफ्टी मार्जिन रखना होगा तो वो सेफ्टी मार्जिन हम लोग क्या कर देंगे? वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। और अगर कुछ भी सेफ्टी मार्जिन बोलता है तो वो भी हम लोग सेफ्टी मार्जिन रखेंगे। तो इससे हम लोग का आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ देखिए एसेट में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एस्टिमेशन ऑफ करेंट एसेट, उसमें रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकालेंगे? तो हम लोग निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। आप लोग ये लिख लीजिएगा, पॉज करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। पहले पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद समझना स्टार्ट करते हैं। पॉज करिए, लिखिए। चलिए रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकालेंगे? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 360 करेंगे या 52 या 12 करेंगे। तो हम लोग का एक दिन का आ जाएगा रॉ मटेरियल इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। तो हम लोग कितने दिन के लिए रॉ मटेरियल रखते हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का रॉ मटेरियल का स्टॉक आ जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है? WIP स्टॉक। दूसरा है WIP स्टॉक। WIP स्टॉक कैसे निकलेगा हम लोग का? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 360 या 52 या 12 इंटू WIP होल्डिंग पीरियड रखेंगे इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। WIP के टाइम में हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइड बाय 360 इंटू WIP होल्डिंग पीरियड इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अगर सम्स में नहीं लिखा होगा कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है WIP के टाइम में, तो हम लोग को रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% लेना है। रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में हम लोग को 100% लेना है और कन्वर्जन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग को 50% डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेना है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। देखिए यहाँ से फिर से देखिए रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकालेंगे? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये होता है पूरे ईयर का रॉ मटेरियल कंज्यूम, उससे हम लोग 360 से डिवाइड करके पर डे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड से। तो ये हो गया। फिर आगे क्या है? WIP स्टॉक। WIP स्टॉक कैसे निकालेंगे? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 360 करना है, फिर WIP होल्डिंग पीरियड करना है, फिर WIP होल्डिंग पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन से। इस तरह से कन्वर्जन कॉस्ट भी होगा। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है? तो कन्वर्जन कॉस्ट में मेनली आता है जैसे वेजेस हो गया, ओवरहेड हो गया, तो ये सब कन्वर्जन कॉस्ट में आता है। जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक का, रॉ मटेरियल्स बनाने से लेकर के फिनिश गुड्स तक का जितना भी बीच का एक्सपेंस होता है वो आ जाता है कन्वर्जन कॉस्ट में। तो कन्वर्जन कॉस्ट समझ में आ गया इंटू WIP होल्डिंग पीरियड इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लोग को रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में WIP के टाइम में रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% लेना है एंड दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग को 50% लेना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। आगे आ जाइए। फिनिश गुड्स स्टॉक कैसे निकालेंगे? फिनिश गुड्स स्टॉक तो ये फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट डिवाइड बाय 360 करेंगे तो हम लोग का पर डे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगा और उसको हम लोग और फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करने को, उसको हम लोग फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। और
फिनिश गुड निकालने के टाइम में, फिनिश गुड का स्टॉक निकालने टाइम में ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हम लोग को ऐड नहीं करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी ऐड नहीं करना है। तो फिनिश गुड्स में क्या हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट लेना है, जिसमें हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करना है। अब डेटर में क्या कैसे हो जाएगा, तो डेटर में हम लोग को क्रेडिट सेल आ जाएगा, तो क्रेडिट सेल बाय डिवाइड बाय 360 इंटू क्रेडिट पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैश कॉस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग सेल्स में से माइनस प्रॉफिट कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो ये सब करके हम लोग कैश कॉस्ट में निकालेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल से भी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल से ही रख लीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय 360 करना है इंटू क्रेडिट पीरियड करना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय 360 इंटू क्रेडिट पीरियड डेटर के टाइम में हम लोग को करना है। तो ये हो गया। आगे है प्रीपेड एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा इंटू प्रीपेड, जितना दिन के लिए प्रीपेड होगा। इस तरह से कैश एंड बैंक जो भी बैलेंस होगा वो हम लोग को सम्स में दे रखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का करंट एसेट का हो गया था। अब करंट लायबिलिटी में जाएंगे, तो करंट लायबिलिटी में हम लोग का क्या आता है, क्रेडिटर का आता है। तो क्रेडिटर का क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम या क्रेडिट परचेज। अगर हम लोग को क्रेडिट परचेज मालूम हो जाएगा कि कितना होने वाला है, तो हम लोग क्रेडिट परचेज लेंगे। क्रेडिट परचेज कब लेते हैं, जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा हुआ था, तब हम लोग परचेज निकालते हैं। अदरवाइज अगर नहीं दे रखा हुआ था सम्स में, तो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम लेते हैं। डिवाइड बाय 360 करने से एक दिन का निकल के आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है या परचेज, इंटू क्रेडिट पीरियड, जितना भी क्रेडिट पीरियड रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, तो टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय 360 इंटू लैग पीरियड, कितना दिन के लिए एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रहता है। तो ये हम लोग का हो गया। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। और हाँ, ये करने से पहले कैसे कैसे स्टेप हम लोग को लेना है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालने में, वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, ऑन 1 जनवरी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉरिन लिमिटेड विशेस टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल that will be required during the year. From the following information prepare the working capital requirements forecast. तो हम लोग को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट निकालना है और डिटेल नीचे दे रखा हुआ है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 60,000 यूनिट। तो प्रीवियस ईयर का 60,000 यूनिट हम लोग का प्रोडक्शन हुआ था इस कंपनी का। आगे क्या है, इट इज़ प्लान डैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर। तो इसी लेवल में प्रेजेंट ईयर में भी होगा। फिर आगे क्या है, द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस 10% एंड ओवरहेड 20%। तो ये दे रखा हुआ है। आगे आ जाते हैं। आगे हैं, रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 months बिफोर इशू टू प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड दे रखा हुआ है 2 months का। आगे ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी in process for 1 month, the raw material being fed into the pipeline immediately and the labor and overhead cost occurred evenly during the months. आगे दे रखा finished goods will stay in the warehouse awaiting dispatch to customers for approximately 3 months. तो finished goods का भी हम लोग का दे रखा हुआ है। आगे आ जाते हैं। creditor allowed by creditor is credit allowed by creditor is 2 months from the date of delivery of raw material. Credit allowed to debtor is 3 months from the date of dispatch. फिर selling price is ₹5 per unit. There is regular production and sales cycle. आगे दे रखा wages and overheads are paid on 1st of each month for the previous month. The company normally keeps cash in hand to the extent of ₹20,000। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं, बुक कॉपी में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि कैसे बनाना है हम लोग को एग्ज़ाम में। तो सम्स में दे रखा हुआ है नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस कितना होगा, 60,000 यूनिट हो जाएगा।
नंबर ऑफ़ यूनिट कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। आगे हैं कि सेलिंग प्राइस में रॉ मटेरियल होगा 60%, वेजेस हैं, डायरेक्ट वेजेस हैं 10%, ओवरहेड्स हैं 20%। तो ये टोटल कितना हो जाता है 90%। जो 10% बचा होगा वो क्या होना चाहिए, फिर प्रॉफिट होना चाहिए 10%। एंड तो ये हो जाएगा 100%, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है, सेल प्राइस हो जाएगा 100%, जिसका वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, ₹5 दे रखा हुआ है, जिसका वैल्यू 5 पर यूनिट दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा हुआ है सम्स में, रॉ मटेरियल को हम लोग को रखना है 2 मंथ्स के लिए होल्डिंग पीरियड में। रॉ मटेरियल का 2 मंथ्स हो गया। वेजेस एंड ओवरहेड के लिए हम लोग के पास है, वेजेस एंड ओवरहेड के लिए 1 मंथ्स के लिए, WIP के लिए 1 मंथ्स है, फिनिश गुड्स के लिए 3 मंथ्स है। फिनिश गुड्स के लिए हम लोग को 3 मंथ्स दे रखा हुआ है। आगे हैं क्रेडिटर के लिए, हम लोग को 2 मंथ्स दे रखा हुआ है एंड डेटर के लिए दे रखा हुआ है 3 मंथ्स। ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ था। अब इससे हम लोग को बनाना है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इससे हम लोग को एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बनाना है। तो इन्फॉर्मेशन तो हम लोग के पास इतना ही था। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हम लोग को क्या बनाना है, कॉस्ट शीट। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे। अब सॉल्यूशन में आ जाइए, कॉस्ट शीट सबसे पहले बनाना है। कॉस्ट शीट में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा हम लोग का, 60,000 यूनिट है, 60,000 यूनिट है, जिसका 60% वेरिएंट और सेल प्राइस कितना था 5। देखिए सेल प्राइस 5 था, उसका 60%, सेल प्राइस 5 था तो उसका 60% रॉ मटेरियल का हो जाएगा पर यूनिट का, और नंबर ऑफ़ यूनिट कितना दे रखा है 60,000। तो इससे हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। अब वेजेस भी ऐसे ही 60,000 यूनिट के लिए हम लोग को निकालना है और ₹5 हैं सेल प्राइस, और सेल प्राइस का 10% हम लोग का दे रखा हुआ है वेजेस। तो इससे हम लोग का वेजेस आ जाएगा। आगे ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट में हम लोग का 60,000 यूनिट इंटू 5 इंटू 20% है ओवरड्राफ्ट के लिए, तो 20% आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आ जाता है, 60,000 इंटू 60% इंटू 5, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 1,80,000 का आ जाएगा। आगे 60,000 इंटू 5 इंटू 10%, तो ये हम लोग का आ गया 30,000 का। फिर 60,000 इंटू 5 इंटू 20%, तो ये हम लोग का आ गया 60,000 का। टोटल कॉस्ट कितना आ जा रहा है, 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000, तो ये हम लोग का आ गया टोटल में 2,70,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आ गया प्लस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर और सेल दे रखा हुआ है। सेल कितना हो जाएगा, 60,000 यूनिट सेल हो रहा है और एक यूनिट के लिए प्राइस कितना है 5, तो ये हम लोग का सेल कितना आ गया 3 लाख का आ गया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो ये 30,000 हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट वैसे भी 10% यहाँ आ गया था, तो 10% तो सेल का 10%, 3 लाख का 10% कितना आ गया 30,000। तो ये हम लोग का सबसे पहला काम क्या है कि कॉस्ट शीट बना लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को कॉस्ट शीट बना लेना है। अब आ जाइए एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम लोग निकालते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ करेंट एसेट में इन्वेंट्री में क्या है, रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकालते थे हम लोग,
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग यहाँ कॉस्ट शीट से रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, तो ये कितना है 1,80,000 डिवाइड बाय हम लोग करते थे 360 या 52 या 12 करते थे, तो यहाँ मंथ्स में दे रखा हुआ था तो यहाँ पे 12 कर देंगे। और रॉ मटेरियल का हम लोग का होल्डिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ है 2 मंथ्स का। रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ था 2 मंथ्स का, तो इंटू कितना कर दिए 2 कर देंगे। फिर WIP स्टॉक इसी तरह से निकालेंगे। WIP स्टॉक कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये WIP रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में 1,80,000 इंटू इसका हम लोग को दे रखा हुआ था 1 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड दे रखा हुआ था, 1 मंथ्स का दे रखा हुआ था। और रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना लेते हैं 100% लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100% प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट में कौन क्या क्या एक्सपेंस आ जाएगा, तो वेजेज एंड ओवरहेड क्यों लिखते हैं, ओवरहेड होता वेजेज एंड ओवरहेड दोनों क्या हो जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट में। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता था, जो फिनिश गुड से रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक का होता है, जो भी एक्सपेंस आता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड कन्वर्ट करने में, वो हो जाता था हम लोग का कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ वेजेज हैं, ओवरहेड है, तो वेजेस कितना है 30,000, ये कितना है 60,000, तो यहाँ हो गया 90,000 1/12 हो जाएगा। और कन्वर्जन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग को कितना लेना है 50%, अगर सम्स में नहीं बोला होता है तो ये हम लोग का इससे आ जाएगा WIP स्टॉक। आगे क्या है फिनिश गुड स्टॉक, तो फिनिश गुड में हम लोग का क्या लेते हैं टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें तो एक ही आ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस तो नहीं है, तो इसलिए हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल में जो आ गया था या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2,70,000 एंड फिनिश गुड्स के लिए कितना दे रखा हुआ था 3 मंथ्स दे रखा हुआ था होल्डिंग पीरियड, तो यहाँ पे 3/12 कर देना है, तो फिनिश गुड्स का आ जाएगा। और उसके बाद क्या दे रखा हुआ है कैश इन हैंड दे रखा हुआ है सम्स में। अच्छा इससे पहले डेटर निकालेंगे, डेटर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है। डेटर के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल 2,70,000 दे रखा हुआ है और 2,70,000 दे रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल, और डेटर के लिए होल्डिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ है 3, 2,70,000 डिवाइड इंटू 3/12 हो जाएगा। फिर दे रखा हुआ है कैश इन हैंड हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ है 20,000 का। अब करंट लायबिलिटी निकालेंगे। करंट लायबिलिटी में हम लोग का सबसे पहले क्या आ जाएगा क्रेडिटर कैसे निकालेंगे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज तो नहीं निकल सकता क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम को ही हम लोग मान लेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम को ही मान लेते हैं ना। हाँ जी, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम को ही हम लोग मान लेंगे रॉ मटेरियल परचेज। तो ये कितना दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,80,000, तो यहाँ आ जाएगा 1,80,000 इंटू होल्डिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ था क्रेडिटर के लिए 2 मंथ्स, तो यहाँ पे 2/12 हो जाएगा। आगे वेजेज एंड ओवरहेड, तो वेजेज एंड ओवरहेड के लिए 1 मंथ्स का लैग पीरियड दे रखा हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड, तो ये हम लोग का आ जाएगा 60 + 30,000 मतलब 90,000 आ गया इंटू 1/12। अब सारे के अमाउंट में हम लोग फिल कर देते हैं, तो 1,80,000 इंटू 2/12, तो ये हम लोग का आ गया 30,000 रॉ मटेरियल का। फिर 1,80,000 डिवाइड बाई 12 प्लस 9,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 50%। तो ये हम लोग का आ गया 18,750।
2,70,000 इंटू 3/12, तो ये हम लोग का कितना आ गया 67,500। आगे 2,70,000 इंटू 3/12, तो ये भी हम लोग का आ गया 67,500। तो हम लोग का टोटल करेंट एसेट कितना आ जा रहा है 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 67,500 प्लस 20,000, तो ये हम लोग का आ गया 2,03,750। क्रेडिटर निकाल लेते हैं इसी तरह से, तो 1,80,000 इंटू 2/12, तो ये हम लोग का आ गया 30,000। फिर 90,000 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का आ गया 7,500। तो ये करेंट लायबिलिटी हम लोग का कितना आ गया 37,500, ये भी आ गया। अब हम लोग का वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना आ जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ए माइनस बी, मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी कर दिए, तो ये हम लोग का आ जाता है 2,03,750 माइनस 37,500, तो ये हम लोग का आ गया 1,66,250, 1,66,250। तो ये हम लोग का हो गया, ये हो गया हम लोग का एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इस तरह के इसी के साथ हम लोग का कौन सा सम्स कंप्लीट हो जाता है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन में 4 में आ जाइए। द फॉलोइंग एनुअलाइज्ड फिगर रिलेट टू XYZ एंड कंपनी सेल्स एट 2 months क्रेडिट, तो सेल्स में 2 महीने का क्रेडिट दे रखा हुआ है, ये 36 लाख का है। मटेरियल कंज्यूम दे रखा हुआ है 9 लाख का, जिसमें सप्लायर को 2 months का क्रेडिट दे रखा हुआ है। आगे वेजेस पेड में कितना है 7,20,000, 1 month का लैग पेमेंट है। उसके बाद कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में कितना है, एक्सपेंसेस आर पेड ऑन मंथ्स इन एरियर,